Hey friends, this is Arzu Bhadana and today we will going to discuss chapter 4 of SRA यानी कि Specific Relief Act 1963 which is talk about rescission of contracts. So what is the real means of rescission? तो rescission मतलब होता है the contract which is put an end. तो पुट एंड एंड का मतलब होता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि खत्म होने वाले हो, यानी कि जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म करने के लिए प्लांटिफ अपील फाइल करे या कोई भी इंसान या कोई भी उसका रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी पर्सन उससे रिलेटेड उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की बात करे तो उसका मतलब होता है रिसिजन। ठीक है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट खुद ही नल एंड वॉइड हो दैट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मीन्स रिसिजन। ठीक है, और नाउ वी विल डिस्कस द सेक्शन 27 ऑफ SRA विच इज टॉक अबाउट वेयर रेसिजन मे बी एडजस्ट और रिफ्यूज, यानी कि कब कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कोर्ट अलाउ कर सकता है एंड करने को और कोर्ट कब रिफ्यूज कर सकता है। ऐसे ऐसे कौन से केसेज है जिनमें कोर्ट किसी भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को रिसीव्ड करने से अलाउ करेगा, यानी कि एडजस्ट करेगा, और ऐसे कौन से केसेज है, कौन कौन से मतलब क्लोज है जिनमें कोर्ट क्या करेगा, रिफ्यूज कर देगा, मना कर देगा कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं हो सकता। तो ओके, लेट्स मूव टू सब क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 27 विच इज टॉक अबाउट एनी पर्सन। सो यहाँ पे हमें नोटिस करने वाली बात है ये वर्ड एनी पर्सन, यानी कि कोई भी इंसान जो कि इंटरेस्टेड है कॉन्ट्रैक्ट में, मे स्यू टू हैव इट रिसाइंड, तो वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करवाने के लिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवाने के लिए। सच रिसीजन मे बी एडजस्ट बाय द कोर्ट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस नेमली, और इसका मतलब ये है कि कोर्ट उन्हें रिसाइंड करने के लिए, यानी कि कोर्ट उन्हें खत्म करने के लिए परमिशन कब देगी, इन फॉलोइंग पॉइंट्स पे, इन फॉलोइंग जो नीचे दिए गए हैं इन कंडीशंस में कोर्ट अलाउ कर देगी उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को एंड करने के लिए। तो इसका सब क्लॉज 1 का क्लॉज ए क्या कहता है, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय द प्लांटिफ, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो खुद अपने आप में वॉइडेबल हो और टर्मिनेबल हो। ठीक है, मतलब कि ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि वॉइडेबल हो, वॉइडेबल अगर आपको वर्ड का मतलब समझना है तो इसका मतलब होता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो अपने आप में ही खत्म हो गए हो, जैसे कि सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 19 और 19 का क्लॉज ए और सेक्शन 39, 53 और 55 बात कर रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो डिफाइन करता है कि व्हाट बेसिकली मीन्स वॉइडेबल इज। ठीक है, तो वॉइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं हो सकते। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट खुद वॉइडेबल होंगे या फिर टर्मिनेबल होंगे, टर्मिनेबल डिफाइन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 62 और 63 में। ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो खुद में ही मतलब परफॉर्म नहीं किए जा सकते तो कोर्ट तो उनके लिए रिसाइन कर ही देगा ना उन्हें मतलब कि खुद ही कोर्ट क्या करेगा, एंड कर देगा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो इन दो कंडीशन में एक तो कोर्ट अलाउ कर सकता है जब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, वॉइडेबल हो और टर्मिनेबल हो। ठीक है, सेकेंड जो कि सब क्लॉज बी बात कर रहा है, इस केस में भी मतलब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, जैसे कि वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट खुद ही अनलॉफुल हो, गैर कानूनी हो। ठीक है, फॉर द causes not apparent on its face and the defendant is more to blame than the plaintiff, और जब डिफेंडेंट खुद ही क्या हो, ब्लेम में हो, यानी कि जब डिफेंडेंट का खुद का ही रोल हो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए रेदर देन द प्लांटिफ, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को भी क्या करेगा, कोर्ट खुद उनको रिसाइन कर देगा, यानी कि पुट टू एन एंड, यानी कि कोर्ट उन कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म करने के लिए परमिशन दे देगा। यानी कि कौन सी दो कंडीशन में कोर्ट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना करवा देगा या फिर मतलब खत्म करवा देगा उन कॉन्ट्रैक्ट्स को, तो वो दो कंडीशन है, पहला अगर कॉन्ट्रैक्ट खुद ही वॉइडेबल और टर्मिनेबल हो, और दूसरी कंडीशन है अगर कॉन्ट्रैक्ट खुद ही अनलॉफुल हो, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट खुद ही गैर कानूनी हो। तो इन दो कंडीशन में कोर्ट परमिशन दे सकता है कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने के लिए। ठीक है, नाउ वी मूव टू सब क्लॉज 2 विच इज टॉक अबाउट notwithstanding anything contained in subsection 1 the court may refuse to resign the contract। कहने का मतलब ये है कि अगर ये दो कंडीशन जो कि सब सेक्शन में दी है इनके अपार्ट कोर्ट रिफ्यूज भी कर सकता है, यानी कि कोर्ट मना भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने से। ठीक है, कोर्ट रिसाइन करने के लिए मना भी कर देगा, मतलब अगर ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी तो कोर्ट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने से मना कर सकता है। तो नाउ वी मूव टू सेक्शन 27 सब क्लॉज 2 का क्लॉज ए विच इज टॉक अबाउट
where the plaintiff has expressly और impliedly ratified the contract। कहने का मतलब ये है कि अगर plaintiff खुद ही expressly और impliedly ये permission दे दे कि वो ये contract perform करवाना चाहता है, चाहे उस contract में जो भी problems रही हो, लेकिन plaintiff खुद ही satisfied है उसकी condition से और plaintiff खुद ही चाहता है कि वो contract perform हो, तो ऐसी conditions में कोर्ट उस contract को खत्म नहीं करेगा। ठीक है, उस contract को खत्म करने से refuse कर देगा, मना कर देगा। Next, clause B, which is talk about where owing to the change of circumstances which has taken place since the making of the contract not being due to any act, which means like यहाँ पे ये बात हो रही है कि जब कॉन्ट्रैक्ट बैक टू प्लेस ना जा सके, बैक टू प्लेस इन द सेंस कि अगर सपोज करो दो पार्टीज है A और B और उनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, और उसमें से A जो है वो अपना पार्ट प्ले कर चुका है, परफॉर्म कर चुका है। लाइक सपोज करो A और B है और उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि B कहता है कि मेरे घर में शादी है और वो A को बोलता है कि आपने मेरे घर में टेंट लगाना और टेंट के जितने भी मटेरियल आइटम्स है वो आपको मेरे घर में भिजवाने हैं, और A अपने पार्ट परफॉर्म भी कर देता है। ये वो जो सारी चीज़ें हैं टेंट के मटेरियल्स वगैरह और टेंट वगैरह लगाना वो कर देता है परफॉर्म, लेकिन फिर बी बाद में रिफ्यूज़ कर देता है पैसे देने से। ठीक है, तो अब ए की तरफ से तो काम हो चुका है ना, अब वो वापस अपने बैक टू प्लेस तो नहीं जा सकता ना, बैक टू देयर प्लेस वो नहीं जा सकता है। ठीक है, मतलब वापस उसी कंडीशन में नहीं हो सकता है जिस कंडीशन में वो पहले था, क्योंकि उसने तो अपनी तरफ से टेंट भी लगा दिया है और मटीरियल आइटम्स भी पहुंचा दिए हैं। तो अब वो क्या कह रहा है, वो पर्टिकुलरली बी से कहेगा कि भाई तुम मेरे पैसे दो। तो ऐसे केसेस में कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज करने से मना कर, मतलब कोर्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से रिफ्यूज कर देगा, मना करवा देगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं हो सकता, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा और मतलब जो बी बंदा है उसको ए को पैसे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्लॉज में ये बात हुई थी कि जो ए को परफॉर्म करना था वो अपनी तरफ से परफॉर्म कर चुका है, और अब जो कंडीशन बनती है वो ये बनती है कि बी को अपना पार्ट परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन अगर बी इस चीज़ को करने से रिफ्यूज कर सकता है तो अब ए का जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है वो तो बैक टू देयर प्लेस नहीं जा सकता ना, वो पहले के जैसा नहीं हो सकता। तो इसलिए कोर्ट फिर परमिशन देगी बी को कि तुम अपना पार्ट परफॉर्म करो और ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी हालत में कैंसिल नहीं होएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाया जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड नहीं होएगा। सो दैट्स talk about clause B. Now we will move to clause C, which is talk about where third party have during the subsistence of the contract acquired right in good faith without notice and for the value। कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज करो दो बंदों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड थर्ड पार्टी ने भी कुछ गुड फेथ में आकर उसमें इन्वॉल्वमेंट कर दिया। सपोज करो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के बीच में किसी भी चीज़ से रिलेटेड, और उसमें थर्ड पार्टी ने कुछ भी पैसे दिए हैं या फिर थर्ड पार्टी ने कुछ भी अपना पार्ट परफॉर्म किया है, तो ऐसे में क्या होगा, जो भी थर्ड पार्टी ने अपना अगर पार्ट परफॉर्म कर दिया उसमें, मतलब कुछ भी ऐसा कर दिया गुड फेथ में आकर कि जो कि बेनिफिशियल है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो कोर्ट ये चीज़ देखेगी कि इसमें थर्ड पार्टी का भी इंटरेस्ट हार्म नहीं होना चाहिए, और कोर्ट इसी वजह से इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाएगी और कैंसिल करने से रिफ्यूज़ कर देगी। ठीक है, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी का भी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं देखा जाएगा और कोर्ट इसी वजह से इसको रिसाइन नहीं कर सकती। ठीक है, तो रिसाइन करने से रिफ्यूज़ कर देगी। Now we will move to clause D, which is talk about where only a part of the contract is sought to be resigned। मतलब कि अगर कोई भी पार्टी ये कहे only a part of the contract, उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी पर्टिकुलर पार्ट is sought to be resigned, कि उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई पार्ट आप क्या करो, रिसाइंड कर दो, खत्म कर दो, कोर्ट को ऐसा बोला जाए। एंड सच पार्ट इज नॉट सेवरेबल, और वो पार्ट सेवरेबल नहीं है, मतलब वो पार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अलग नहीं किया जा सकता फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे में भी कोर्ट मना करेगी वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से, रिफ्यूज कर देगी रिसाइन करने से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करना तब इजी होगा जब वो पार्ट सेवरेबल होगा। लेकिन अगर वो पार्ट ही पर्टिकुलर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट से सेवरेबल करना इजी नहीं है तो कोर्ट इस कंडीशन पे क्या कहेंगे, रिफ्यूज कर देगी रिसाइन करने से, और कोर्ट ये कहेगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो सकता और पर्टिकुलरली परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो होप यू ऑल आर clearly understand section 27 of SRA, and if you have doubts so let me ask in the comment section, and please do subscribe my channel Law Advice by Arzu Bhadana. Thank you.